हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और हम आज से इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। और इतिहास जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप इतिहास को इग्नोर नहीं कर सकते। और इतिहास ये आपको इतिहास लिखने के लिए इतिहास तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। और हम अपने महान सर इस चैनल पर इतिहास की आज पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और पहली क्लास में हम पहले अध्याय में एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, और वो क्या है, प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं। वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमको इतिहास के बारे में पढ़ना है तो हमें उसके स्रोत के बारे में पढ़ना होता है कि हम इतिहास को कहाँ से पढ़ते हैं। उसकी जानकारी हमको लेनी पड़ती है कि आखिर हम इतिहास पढ़ते हैं, आखिर इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास में क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, हमारा नाम भारत कैसे पड़ा, हमारे देश का नाम भारत। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। और इससे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, बहुत सी चीज़ें आपको पता लगती हैं। तो इतिहास पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो इतिहास को हम आज शुरू करते हैं। और ये हमारा क्या है, आज पहला क्लास है। तो हम इसमें पहली क्लास में शुरू कर रहे हैं इतिहास के स्रोत से। तो स्रोत में हम सबसे पहले नामकरण से स्टार्ट करते हैं कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था। तो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा था, इसके लिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि महाकाव्य और पुराणों में जो नाम है वो आपका भारत मिलता है। महाकाव्य और जो पुराण है उसमें ये नाम भारत मिलता है। और यूनानियों ने इसको इंडिया बोला था। भारत को इंडिया नाम किसने दिया था? यूनानियों ने दिया था। चीनी लोग इसको इंतु या तिंचु बोलते थे। और जैसे आपको पता ही होगा, मुस्लिम इतिहासकार जो भी आते हैं, मुस्लिम इतिहासकार यानी कि जब अरेबियन अटैक हुआ, तुर्की अटैक हुआ, तो उनके साथ कुछ इतिहासकार आए, कुछ विद्वान लोग आए, तो उन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान दे दिया और यहाँ के लोगों को हिंदू भी कहा। तो और ये जो भारत के लोग हैं, भारत ये नाम तो हमने देख लिया कहाँ कहाँ से आए। अब भारत के जो लोग हैं, भारत के निवासियों को क्या कहा गया? तो भारत के निवासियों को क्या कहा गया? भारत के निवासियों को भारत की संतान कहा गया या भारतीय कहा गया। तो ये उनके निवासियों को कहा गया। अब देखते हैं हम, तो ये क्या है, भारत के क्या है, नाम है। अब देखते हैं कि आगे क्या हमको इतिहास के जो स्रोत हैं उनमें कौन कौन से स्रोत रहते हैं जिनको हमको पढ़ना रहता है। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनके आधार पर हम अपने इतिहास को डिसाइड करते हैं कि हमारा इतिहास कैसा रहा था, हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। तो इतिहास की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, उसके कुछ हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। जैसे कि आपका क्या है, आपका धर्म ग्रंथ हैं, आपके धर्म ग्रंथ हैं, आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विदेशियों का विवरण है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो ये चीज़ें क्या हैं, इनसे हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें इतिहास की बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी छिपी हुई है। ऋग्वेद, यहाँ से बहुत जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ जैसे कि चाणक्य का आपका क्या हो गया, का अर्थशास्त्र हो गया। और आपका ये विदेशी यात्री आए, फायान आएगा, हेनसांग आएगा, इत्सिंग आएगा। तो ऐसे यात्री भी आते रहते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे कहीं पे कुछ खुदाई हो रही, जैसे हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ेंगे, वहाँ पे खुदाई होती है तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। कहीं पे अन्नागार मिलते हैं, तो कहीं पे मोहरें मिलती हैं। तो इस तरह से कहीं कहीं पे क्या है, मूर्ति मिलती हैं। तो इस तरह से क्या है, ये पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं। कहीं कहीं पे सिक्के मिलते हैं, कहीं कहीं पे हड्डी मिलती है। तो इस तरीके की क्या है, ये जानकारियाँ हमको मिलती हैं। तो यहाँ से क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, ऐतिहासिक स्रोत हैं। तो ये हमारे क्या है, ऐतिहासिक स्रोत हैं। अब ऐतिहासिक स्रोत में हम पढ़ते हैं क्या, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ को हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ में हम आप लोगों को कैटेगरीज कर देते हैं कि जैसे कि ये हमारे क्या हैं, ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं और ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अब धार्मिक ग्रंथ में और ऐतिहासिक ग्रंथ में हमको यहाँ पे क्या दिया है, वैदिक साहित्य दिया हुआ है। वैदिक साहित्य में आपका वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, और आपके क्या हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, धर्म सूत्र हैं, आरण्यक हैं। ये सारे ग्रंथ हमको क्या हैं, वैदिक साहित्य में पढ़ना रहता है। वैदिक साहित्य में स्मृतियाँ हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, मनु स्मृति है, धर्म सूत्र हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐतिहासिक में जैसे आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र हुआ, कल्लड़ की राजतरंगिणी हुई, अली अहमद की चचनामा पुस्तक, जो कि सिंध विजय की क्या है, आपको जानकारी देती है। सिंध पे आक्रमण होता, अष्टाध्यायी, ये पाणिनि
की रचना है अष्टाध्यायी, जिसमें व्याकरण के बारे में जानकारी मिलती है। कात्यायन गार्गी संहिता का जो वहाँ पे संवाद मिलता है। पतंजलि महाभाष्य इनकी रचना है और पतंजलि का योग शास्त्र भी है। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस मौर्यकालीन जानकारी देते हैं, और भी कई चीज़ों की जानकारी यहाँ से मिलती है। अब कुछ अन्य ग्रंथ भी हैं जो भी हमारे इतिहास को डिफाइन करते हैं, इतिहास का स्रोत बनते हैं और इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि जैन साहित्य, जैन धर्म आया था, बौद्ध धर्म आया था, तो जैन धर्म जब आया और बौद्ध धर्म जब आया तो उसके साथ जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य की रचना भी हुई। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। अब वेद, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेद हमारे क्या है, 4 वेद हैं, और वेदों से हमको क्या जानकारी मिलती है, कितने वेद हैं, किस वेद में क्या कहा गया। अभी हम इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि हम स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। अंदर डिटेल में जब हम वैदिक काल पढ़ेंगे तो इसकी बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि एक एक वेद को बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। तो हमारे क्या है, वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, वेद है। और वो कौन सा वेद है, ऋग्वेद है। और वेदों के क्या होते हैं, संकलनकर्ता होते हैं, और संकलनकर्ता इसके कौन है, महर्षि आपके कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आपके क्या है, इसके संकलन करता है। क्योंकि वेदों का कोई रचनाकार नहीं होता, कोई लेखक नहीं होता। वेदों के सिर्फ क्या होते हैं, कंपाइलर होते हैं, जो उनको इकट्ठा करके एक पुस्तक में क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं, एक पुस्तक में क्या कर देते हैं, लिख देते हैं या इकट्ठा कर लेते हैं। तो वेद आपके क्या है, आपको बता ही दिया है कि ऋग्वेद है आपका, सामवेद है, यजुर्वेद है, और आपका क्या है, अथर्ववेद। और ये यहाँ पे मैंने ऋग्वेद की ये क्या है इमेज लगा दी, यहाँ पे सामवेद की, यहाँ पे यजुर्वेद, यहाँ पे अथर्ववेद, ताकि आप लोग जितना अच्छा से इसको विजुअल करेंगे, जितना अच्छा आप इसको विजुअलाइज करेंगे, उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और इनके बारे में पढ़ते हैं कि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वेद मतलब हमने यहाँ पे क्या है, स्रोत के माध्यम से देख लिया कि वेदों से हमें क्या है, इतिहास की जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि इतिहास को जानने के और भी तो स्रोत हैं। जैसे कि हमने अभी क्या पढ़ा था, कि हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो हमने देख लिए। अब धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ आपके क्या हैं हमारे, और ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें क्या है, बहुत सी जानकारी मिलती है। जैसे कि आपका क्या हो गया, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसमें आपको क्या मिलता है, ये विष्णुगुप्त इसके लेखक हैं। विषय इसका क्या है, मौर्यकालीन, इसकी क्या है, मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में ये जानकारी देता है। क्योंकि ये किसके थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे आपके कौन, कौटिल्य, तो उसी के बारे में ये जानकारी देते हैं। मूल रूप ये राजनीति पे आधारित एक ग्रंथ है। इसका मूल रूप क्या है, ये राजनीति पे आधारित है। और संरचना क्या है, संरचना में इसके क्या है, 15 आपके क्या हैं भाग हैं, और 180 आपके क्या हैं अध्याय इसमें हैं। और इसकी जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत है, अर्थशास्त्र की। तो ये अर्थशास्त्र से इतनी जानकारी मिलती है कि ये क्या है, एक राजनीति पे आधारित ग्रंथ है, और मौर्यकालीन व्यवस्था की, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसकी जानकारी हमें देता है। अब दूसरा ग्रंथ हमारा क्या है, राजतरंगिणी। इसके लेखक आपके कल्हण हैं, भाषा इसकी भी संस्कृत है। विषय वस्तु इसमें क्या है, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। अब एक पुस्तक आती है चचनामा, ये सारे के सारे हमें इतिहास को जानने में मदद करते हैं। और चचनामा में क्या है, लेखक आपके क्या हैं, अली अहमद हैं। अब अली अहमद ने चचनामा में क्या बताया है, जो अरबों की सिंध विजय होती है, यहाँ पे आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि अरबों की जो सिंध विजय होती है, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध पे आक्रमण करता है, तो उसके बारे में ये जानकारी देते हैं। कौन जानकारी देते हैं, आपके अली अहमद, जिनकी पुस्तक क्या है, चचनामा। तो ये यहाँ से जानकारी मिलती है। और भी ग्रंथ हैं, और ग्रंथ आपके क्या हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी, पाणिनि इसके लेखक हैं। विषय वस्तु इसमें किस चीज़ की जानकारी है, ये संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण पे आधारित पहला ग्रंथ आपका अगर कोई है तो अष्टाध्यायी है। और पाणिनि को वैयाकरण बोला जाता है, यानी जो व्याकरण को जानता है उसको वैयाकरण बोलते हैं। तो पाणिनि क्या है, वैयाकरण है। और इसमें भी मौर्य के पूर्व और मौर्य युगीन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर क्या है, इतिहास को जानने के हमको क्या मिल रहे हैं, इसमें इतिहास की जानकारी दी गई है। गार्गी संहिता आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ज्योतिष शास्त्र पे आधारित एक ग्रंथ है। भारत में
भारत पर होने वाले यवन आक्रमण के बारे में ये जानकारी देता है। जो आपके यूनानी लोग आक्रमण करते हैं, इंडो ग्रीक लोग जो आक्रमण करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। अब एक पुस्तक है महाभाष्य, जो कि पतंजलि इसके क्या हैं, लेखक हैं। और ये पुष्यमित्र शुंग एक राजा आएगा, पुष्यमित्र शुंग, जो कि शुंग वंश का होगा। तो उसके ये पुरोहित होंगे। कौन? पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य लिखी है, योग शास्त्र भी इन्हीं का है। और इन्होंने शुंगों के विषय में काफ़ी जानकारी दी है। शुंग जो भारत में आक्रमण करने के लिए आते हैं, और जो शुंग एक तरीके आक्रमण नहीं, शुंग वंश जो आता है उसकी जानकारी इन्होंने दी है। और भी इसके स्रोत हैं, उनके बारे में भी जानते हैं कि और क्या क्या स्रोत हैं। अब हम देखते हैं विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण क्या है कि कौन कौन से विदेशी लोग आए हैं जिन्होंने अपना यहाँ पे क्या दिया है, अपना स्टेटमेंट दिया है कि भारत के बारे में कुछ, किसी ने कुछ बोला तो किसी ने कुछ बोला। किसी ने कहा कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था अच्छी है, किसी ने कहा भारत में धर्म व्यवस्था ऐसी है, किसी ने वर्ण व्यवस्था के बारे में, किसी ने कुछ ऐसे ऐसे लोगों ने जानकारियाँ यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो भारत में एक तो आपके यूनानी लोग आए, एक आपके चीनी लोग आए, अरबी लोग आए, और आपके अन्य लोग भी आए हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनानी लोगों को पढ़ते हैं। यूनानी लोगों में जो यूनानी लेखक आए हैं वो आपके क्या हैं, यूनानी लेखकों में आपका टेसियस आया है, हेरोडोटस आया है, और आपका क्या है, मेगास्थनीज है, और डायमेकस है। तो ये लोग क्या हैं, जानकारी इतिहास की देते हैं। तो प्रमुख लेखक हैं ये यूनानी लेखक, जो हिस्ट्री की जानकारी देते हैं। और हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री इनको बोला जाता है, हिस्ट्री का पिता। इनका जन्म जो है 484 या 425 बीसी तक इनका क्या हुआ था, मृत्यु हो गई थी। और हिस्टोरिका नामक इनकी पुस्तक, ये पूछी जाती है कभी कभी कि हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, तो हेरोडोटस की पुस्तक है। और हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री तो कहे ही जाते हैं, लेकिन ये भूगोल वेत्ता भी थे, भूगोल के भी बहुत बड़े विद्वान ये थे आपके। कौन? हेरोडोटस। उसके बाद आपका मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज कौन था? ये आपने पढ़ा होगा, सेल्यूकस निकेटर एक व्यक्ति होते हैं जो कि सिकंदर का सेनापति होता है आपका सेल्यूकस, उसका राजदूत आपका मेगास्थनीज होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और इसकी जो पुस्तक है वो आपकी क्या है, इंडिका। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमें जानकारी देती हैं इतिहास की। और भी क्या स्रोत हैं, जैसे कि और भी आपके क्या लेखक आए हैं, जैसे कि डायमेकस आया है। डायमेकस आपका हुआ, बिंदुसार हुआ। डायमेकस ये डायमेकस जो आया ये आपका कहाँ का था, ये सीरिया के नरेश अंतियोकस का राजदूत था, और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ये आपकी डायमेकस की हमने इमेज यहाँ पे लगा रखी है। तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्या पीछे पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज आपका किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और यहाँ पे डायमेकस आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। और ये अंतियोकस, जो सीरिया के नरेश अंतियोकस हैं, उनका राजदूत था। अब आगे क्या है, डायनोसियस भी आता है। डायनोसियस मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। एक मिस्र के नरेश मिस्र के राजा टोलमी होते हैं, उनका जो राजदूत था वो आपका डायनोसियस था। और ये अशोक के दरबार में आया था। और ये तीनों की तीनों राजा जो अभी जिनके दरबार में आए थे ये लोग, जैसे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में, डायमेकस बिंदुसार के दरबार में, डायनोसियस आपका अशोक के दरबार में आया था। और ये तीनों राजा आपके मौर्यकालीन राजा हैं, मौर्य वंश के राजा हैं। अब टोलमी एक व्यक्ति हैं, लेखक हैं, जिन्होंने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। और इन्होंने नेचुरल, और एक व्यक्ति और है प्लिनी, जिन्होंने आपकी क्या है, नेचुरल हिस्ट्री की पुस्तक लिखी है। प्लिनी ये एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री करके एक बुक लिखी है। भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी इसमें इन्होंने दी है। और आगे और भी देखते हैं कि और इतिहास के स्रोत, इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो अभी हमने यूनानी लेखक देखे, यूनानी लेखक में जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनके बारे में जाना। अब हम जानते हैं कुछ चीनी लेखक हैं जो बहुत अच्छा विवरण यहाँ पे छोड़ के गए हैं। तो आपका फाहियान जो है ये आपका आया था, फाहियान सबसे पहले आपका फाहियान आता है।
और फायान के बाद आपका संयुगुन आता है, और संयुगुन के बाद आपका हेनसोंग आता है, फिर आपका लास्ट में इत्सिंग आता है। तो फायान ये क्या था? फायान आपका गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। आप पढ़ेंगे गुप्त काल, अभी हम जब इसको पढ़ ही रहे हैं तो गुप्त काल में जब गुप्त राजा आएंगे तो उनको पढ़ेंगे। तो और गुप्त राजा आपके कौन? चंद्रगुप्त जो द्वितीय आएंगे उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो उनके यहाँ पे फायान एक व्यक्ति आता है जो कि चीनी लेखक होता है। और इस चीनी लेखक फायान ने एक पुस्तक लिखी है फोगोजी। और फोगोजी क्या है? ये बौद्ध राज्यों का अभिलेख है, जो मतलब बौद्ध लोग हैं उनका उसमें क्या दिया गया है, एक तरीके से बौद्धों के बारे में जानकारी दी है। क्योंकि इस फायान ने बौद्ध धर्म की ये क्या किया था, इसने बौद्ध धर्म को जानने के लिए ही तो ये आया था, और बौद्ध धर्म को इसने बहुत अच्छे से जाना था। और इसके ये जो किताब है, ये जो बुक है, इसने जो मतलब ग्रंथ लिखे फोगोजी, इसमें इसने क्या बताया कि जो मध्य प्रदेश है उसकी जनता को बड़ा सुखी और समृद्ध बताया था। कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही सुखी है और बहुत ही समृद्ध है, ये इसने बताया था। अब जो संयुगुन आया ये भारत में 518 में तो आया था। अपने इसने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। इसने क्या किया था, ये जितने भी चीनी यात्री आएंगे ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए आएंगे। और इस बात से आप लोग एक चीज़ का एहसास करना कि बौद्ध धर्म एक इंटरनेशनल धर्म था, ऐसा धर्म था जिसकी ख्याति विदेशों में तक थी और चीनी लोग यहाँ से सीखने आते थे। तो ये बौद्ध धर्म को जानने के लिए कौन आया था? आपका संयुगुन आया था। उसके बाद आपका हेनसांग आया, हेनसांग जो कि 629 में आया था और आपका 645 में ये यहाँ से चला गया था। और हेनसांग के बारे में क्या है? हेनसांग आपका हर्षवर्धन के काल में आया था। इसकी पुस्तक आपकी सीयू की है और ये हर्षकालीन व्यवस्था को इसने बताया था। 138 देशों का इसने विवरण दिया था हेनसांग ने अपने इस पुस्तक में। 138 देशों का विवरण अपनी इस सीयू की बुक में इसने लिखा है। और इसने एक बात लिखी है, क्या है विशेष चीज़? बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन और अध्यापन किया था। और इसने बताया था कि उस समय के जो समकालीन कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र वहाँ क्या थे? कुलपति थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जब हेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन कर रहा था तो वहाँ पर जो कुलपति थे वो कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र वहाँ पे आपके कुलपति थे। अब एक व्यक्ति इत्सिंग है जो कि चीन के ही हैं और वो भी आपके क्या हैं, यहाँ पे आते हैं बौद्ध धर्म के बारे में जानने के लिए। ये 7वीं सदी के अंत में आया था और इसने जो जानकारी दी है समकालीन भारत, जो उस टाइम का भारत था, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इसने जानकारी दी है। इसकी पुस्तकों में इसके मतलब जो स्टेटमेंट है उनमें इसकी जानकारी मिलती है। अब उसके बाद जो आते हैं वो अरबी लेखक आते हैं। अरबी लेखक जिसमें 2 लेखक बहुत फेमस होते हैं, एक तो आपका अलबरूनी, एक आपका इब्न बतूता। ये 2 लेखक बहुत ही फेमस होते हैं, अलबरूनी और इब्न बतूता। अब अलबरूनी के बारे में पढ़ते हैं कि अलबरूनी ये महमूद गजनबी के साथ आया था, ये अरबी लेखक था। इसकी पुस्तक किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, या जिसको भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहा जाता है? तहकीक हिंद, भारत की खोज या किताबुल हिंद। इसमें 80 अध्याय हैं, अरबी भाषा में ये बुक है। और इसमें जो जानकारी दी गई है वो भारत के बारे में क्या जानकारी दी है? भारत का धर्म बताया गया है, कैसा धर्म है, भारत का दर्शन क्या है, भारत के त्यौहार के बारे में, खगोल विज्ञान, भारत में क्या है, वर्ण व्यवस्था है, भारत में क्या है, समाज में इतनी इतनी तरह की कैटेगराइज हैं, मतलब बहुत सी जो भी बातें थीं, तंत्र मंत्र और सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थितियाँ, सारी चीज़ों की इसने जानकारी अपनी इस अलबरूनी बुक, इसीलिए इस पुस्तक को भारत की खोज नाम दिया गया है, तहकीक हिंद नाम दिया गया है, किताबुल हिंद नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसने भारत के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी थी और ये बिल्कुल सही भी जानकारी इसने दी थी, क्योंकि भारत में वही सारी चीज़ें उस टाइम पे मौजूद भी थीं। और मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एक व्यक्ति आते हैं, कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन एवं मोरक्को यात्री हैं, मोरक्को के यात्री हैं और लेखक हैं और खोजी भी हैं।
और इनकी क्या है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है यात्रा वृतांत है, जिसे कहते हैं रेहला, किताबुल रेहला भी इसको बोला जाता है। और ये अरबी भाषा में पुस्तक है, इसीलिए इनको अरबी लेखक बोला जाता है। हालांकि ये मोरक्को के यात्री थे। आप इनको कहीं और का अगर समझ बैठें तो ये आपकी गलती है, ये मोरक्को के यात्री थे, लेकिन ये अरबी भाषा में इन्होंने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला लिखी है, इसीलिए इनको अरबी लेखक बोला जाता है। ये खोजी भी थे, यात्री भी थे और लेखक भी थे। और 1333 में एक घटना होती है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें क्या कर दिया था, दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, यानी कि चीफ जस्टिस इनको बना दिया गया था, न्यायाधीश इनको बना दिया गया था। और जानकारी जो इन्होंने दी है वो जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या, 14वीं सदी में जो भारत की परिस्थितियां थीं उसकी जानकारी दी है। दिल्ली सल्तनत क्यों, क्योंकि ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे काजी बने थे, तो इन्होंने दिल्ली सल्तनत की जानकारी दी है। अब अन्य लेखक हैं जिनके बारे में हमको जानना रहता है कि उन्होंने क्या क्या कहा है। और बस हम लास्ट में ही अपने लेक्चर के एक तारानाथ लेखक हैं जो कि तिब्बती लेखक हैं, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो कंग्यूर या फिर तंग्यूर इनकी पुस्तक को बोला जाता है। और एक व्यक्ति हैं आपके मार्को पोलो, मार्को पोलो जो कि पांड्य राज की यात्रा के लिए आए थे, और ये इटली के यात्री थे। और इन्होंने पांड्य राज में जब यात्रा की और इन्होंने घूमे तो इन्होंने बताया था कि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे राज्य हैं, ऐसे ऐसे एम्पायर हैं कि मैंने इनसे पहले ऐसे राज्य देखे ही नहीं हैं। मतलब इतना विशाल, इतना मतलब समृद्ध, इतना शक्तिशाली राज्य हमने पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसा मार्को पोलो वहाँ पे बोल के गए हैं। जो साउथ इंडिया के राज्य हैं उनके बारे में, जो चोल चेर पांड्यास के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि मार्को पोलो ने उनके बारे में क्या क्या बोला है। अब पुरातात्विक साक्ष्य उनको देख लेते हैं, जैसे कि अभिलेख हैं, स्तंभ लेख हैं, सिक्के हैं और अन्य भी चीज़ें हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो जो अभिलेख हैं, अभिलेख इनका अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। किसी भी अभिलेख को पढ़ना एपिग्राफी कहलाता है। और अभिलेख आपके क्या होते हैं, ये आपके इस टाइप के, जैसे किसी पत्थर पे लिखा हुआ कुछ भी आपको रिटन मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं, रॉक एडिक्ट भी बोलते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, एक पिलर है। पिलर जैसे कि खंबा आपने देखा होगा, गोल गोल खंबे होते हैं, बड़े बड़े मोटे खंबे होते थे उस टाइम पे, और उन पर आप क्या कर देते थे, कुछ लिखवा देते थे, कुछ रिटन कर देते थे, और वही क्या आपका कहलाता था, स्तंभ लेख कहलाता था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्तंभ लेख क्या है। और ये आपके क्या है, कॉइन मिले हैं, ये क्या है आपके सिक्के मिले हैं। तो सिक्के भी मिलते हैं, कहीं हड्डियाँ मिलती हैं, कहीं मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इतिहास के स्रोत के रूप में काम में आती हैं। इतिहास को जानने कि वहाँ पे सिक्के मिले हैं तो वहाँ पे कल्चर क्या रहा होगा, वहाँ पे मुद्रा कैसी चल रही होगी, तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को दिख रही होगी कि जो न्यूमिस्मेटिक क्या है, सिक्कों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक। और न्यूमिस्मेटिक क्या है, ये मुद्रा शास्त्र क्या है कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या हमको इसमें रह जाता है महत्वपूर्ण चीज़। तो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, जो कि हमने अभी अभिलेखों के बारे में जाना कि ये क्या है, अभिलेख हैं और स्तंभ लेख हैं। तो इनको बारे में एक बार सही से देख लेते हैं, क्या अभिलेखों के बारे में। एक आपका क्या है, हाथी गुफा अभिलेख। और हाथी गुफा अभिलेख ये कलिंग राज खारवेल ने जारी कराया था। जो कलिंग होता है उड़ीसा, वर्तमान उड़ीसा, वहाँ का एक राजा था खारवेल, उसने इसको जारी कराया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है वो आपका यहीं पे मिलता है। भारतवर्ष अगर कहीं पे पहली बार देखने को मिलता है तो आपका कहाँ मिलता है, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। और एक आपका जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख भी इसको बोलते हैं, ये रुद्र दामन ने जारी कराया था। और यहाँ से आपकी क्या है, सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है, जिसको आगे पढ़ेंगे कि 4 राजाओं ने उसका क्या कराया था, वो क्या कहते हैं, एक तरीके से उसके निर्माण में योगदान दिया था। किसी ने सही कराया तो किसी ने मरम्मत कराई, तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। नासिक अभिलेख आपका, ये गौतमी बलसरी ने इसको जारी कराया था। प्रयाग स्तंभ ये समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, एहोल अभिलेख आपका क्या है, पुलकेशन द्वितीय का है। और इसमें क्या जानकारी मिलती है, इसने हर्षवर्धन को हरा दिया था, उसकी जानकारी इसमें दी गई है।
मंदसौर अभिलेख आपका, तो ये क्या है, इसमें अलग अलग तरीके के ये अभिलेख दिए गए जिसमें आपका इम्पोर्टेंट आपका क्या है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त ने जारी कराया था। और ये क्या है, हूण आक्रमण की जानकारी यहाँ पे मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने। और एक आपका बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ है जो कि होलियोडोरस ने इसको जारी कराया था। और मध्य भारत में भागवत धर्म स्टार्ट आपका हुआ था, ये जानकारी आपकी विदिशा के गरुड़ स्तंभ से मिलती है। एरण अभिलेख जिसमें सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य भी मिलता है। और एरण अभिलेख क्या है, ये भानुगुप्त ने जारी कराया था, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने इसको जारी कराया था। एशिया माइनर का बोगजगई अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। एशिया माइनर का बोगजगई अभिलेख जो कि 1400 BC पहले आपका ये मतलब इसकी जानकारी मिलती है कि 1400 BC पुराना है। और इसमें 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। क्या है, मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, ये आपके 4 क्या हैं देवता मिलते हैं। मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, इन 4 देवताओं के बारे में यहाँ पे क्या है जानकारी दी गई है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये क्या है महत्वपूर्ण आपके क्या हैं अभिलेख हैं और आपके क्या हैं स्तंभ लेख हैं। और आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे क्या है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्या कर दें, प्रेस कर दें। और अगर आप लोगों को इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपका क्या है, हमारा महान सर के नाम से है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसकी हूबहू PDF आपको मिल जाएगी। एक नहीं तो मतलब इकट्ठी कभी कभी डाल दिया करूँगा 2-3 क्लासों की, लेकिन आपको इसकी PDF हूबहू मिलती रहेगी। बस आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्या महान सर चैनल, आपको ज्यों की त्यों आपको PDF मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।